शुरू करते हैं आज हम दोस्तों मुगल काल में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अकबर। तो सबसे पहले बात करते हैं अकबर का शासनकाल कब से लेकर कब तक चलता है। तो इसको देखते हैं। तो अकबर का शासन शुरू होता है दोस्तों 1556 से और चलता है 1605 तक। 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासनकाल। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेट्स सी, देखते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करें कि अकबर का पूरा नाम क्या था दोस्तों। तो अकबर का अगर पूरा नाम पूछ लेते हैं तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। एक्चुअली अगर हम बात करें तो अकबर का नाम वाकई में जलालुद्दीन मोहम्मद ही था। अकबर तो इसकी उपाधि थी, जो अभी आगे चल के देखेंगे हम कि वो उपाधि कब देता है अकबर को और कौन देता है। तो पूरे नाम की बात कर ले तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था। फिर हम बात करें इसलिए कौन कौन सी उपाधियां इसको प्राप्त हुई थी या इसने स्वयं उपाधियां प्राप्त की थी। तो उपाधियों की बात करते हैं तो उपाधियां हैं इसकी जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का मतलब होता है खुदा की परछाई, शेडो ऑफ गॉड, जिल्ले इलाही। मुगल आजम, मुगल आजम, ये मत सोच लेना कहीं हम मूवी की बात कर रहे हैं मुगल आजम जिसमें दिलीप कुमार सलीम अली बनता है। खैर, तो मुगल आजम, मुगल का मतलब मुगल वंश से, आजम का मतलब होता है मुखिया, सरदार, मालिक, सब कुछ। ठीक है, तो मुगल आजम जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इसने एक नई उपाधि बादशाह के रूप में धारण की जिसको कहते हैं शहंशाह, या आप कह सकते हैं शहंशाह हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये इनकी उपाधियां थी भाई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। तो अकबर का जन्म होता है दोस्तों 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1542। तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। और जब इसका जन्म होता है तो ये स्थिति थी इनके वालिदान की। वालिदान का मतलब होता है इसके माता पिता की, पेरेंट्स की, कि सर छुपाने के लिए छत भी नहीं थी भाई। तब तक जनाना हॉस्पिटल भी नहीं खुले थे, डिलीवरी कहाँ करवाते, बड़ी समस्या आ गई इसके पिता के पास। पिता का नाम हुमायूं था, माता का नाम हामिदा बानो बेगम था। उस समय ये भटकते भटकते दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान में एक स्थान है अमरकोट, वहां पहुंच गए और वहां के शासक थे हिंदू राजा राणा वीर साल। तो उसके महल में इसका जन्म हुआ। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ, अमरकोट में हुआ। अमरकोट वर्तमान में कहां पर है, तो पाकिस्तान में है। तो अमरकोट में हिंदू राजा राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हो गया भाई। ठीक है, तो अपन ने बात कर ली अकबर का जन्म कब हुआ है, कहां हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है। अब इनके माता पिता के नाम अगर हम बात कर लें यहां पर थोड़ा सा, तो कौन थे अकबर के पिता। अकबर के पिता है हुमायूं। पिता कौन है, हुमायूं है। और माता है हामिदा बानो बेगम। क्या नाम है इनकी माता श्री का, हामिदा बानो बेगम। तो ये अकबर की हम प्रारंभिक बातें कर चुके हैं दोस्तों। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इनकी व्यक्तिगत डिटेल्स देखते हैं अकबर की। तो देखो, अगर हम इसकी व्यक्तिगत डिटेल देखें तो हमने ये तो देख लिया इसका जन्म कब हुआ, कहाँ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और इसके माता पिता कौन है। इसके अलावा और पर्सनल डिटेल्स में हम बात कर सकते हैं अकबर की। तो क्या क्या पर्सनल डिटेल्स है देखिए दोस्तों। सबसे पहले बात करें कि इसकी धाई मां कौन थी। सबसे पहले तो धाई मां किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। धाई मां उस औरत को कहते हैं जो कि क्या करती हैं,
बच्ची की डिलीवरी कराती है बच्चे की, या फिर माता के अलावा ऐसी दूसरी औरत जो बालक को अपना दूध पिलाती है, उसे धाइमा कहते हैं। एक्चुअली ये धाइमा इसके चाची ही थी। ये क्या थी? इसकी चाची थी दोस्तों, और इनका नाम था माहम अनगा, जिससे उस समय के समकालीन इतिहासकार उसे लिखते हैं महामंगा। अकबर इन्हें सम्मान से बड़ी अम्मी कहता था दोस्तों। क्या कहता था? बड़ी अम्मी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि अकबर का प्रारंभिक संरक्षक कौन था? प्रारंभिक संरक्षक था मुनीम खान। देखिए, आपको पता है जब हुमायूं ने काबुल और कांधार को जीतने के लिए आक्रमण किया था, तब उस समय अकबर को, शहजादे अकबर को कांधार के किले के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया गया था दोस्तों, इसी के चचा द्वारा, ताकि हुमायूं उस किले पर तोपों से हमला ना करे। उस समय उसका संरक्षक कौन था? मुनीम खान था दोस्तों। लेकिन मुनीम खान उस बालक की रक्षा नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में बैरम खान ने अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी ली और इस बालक को सकुशल किले की दीवारों से, मुंडेर से वापस लेकर आ गया। और अब उसका संरक्षक किसे बना दिया गया था? बैरम खान। तो प्रारंभिक शब्द नहीं आए, सिर्फ संरक्षक शब्द पूछा जाए कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो वन एंड ऑनली आंसर देना है हमें, बैरम खान। बैरम खान एक सिया मतावलंबी था और इसे अकबर खान बाबा कहता था। क्या कहता था अकबर इसे? खान बाबा। उसके अलावा इसके पर्सनल डिटेल्स में कुछ और बातें कर लेते हैं अपन, दो चार। जैसे इसकी पत्नी, या यूं कहें पत्नियां। अकबर की पत्नियों में हम दो तीन नाम लिख लेते हैं फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पत्नियों में इसकी प्रथम पत्नी थी जिसका नाम था रुकैया बेगम। ठीक है। हरकाबाई। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देखेंगे। इसी हरकाबाई को इतिहास में मरियम उज़्मानी कहा जाता है। यह आमेर की राजकुमारी थी दोस्तों। और तीसरी है सलीमा बेगम। तो अभी अपन इनकी भी बात कर लेंगे। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जनवरी 1556 में मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ? वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मुगलिया सल्तनत में राज्याभिषेक नहीं होता था, ताजपोशी होती थी, जिसे ताजपोशी या गद्दी नशीनी कहते थे। राज्याभिषेक हिंदू शासकों के यहां देखने को मिलता था। ठीक है, क्योंकि अभिषेक शब्द जो है वो मुगलिया सल्तनत में नहीं होता था दोस्तों। तो राज्याभिषेक या ताजपोशी या जिसे हम कहते हैं गद्दी नशीनी, तो कहां हुई? तो देखो, एक डेट मैंने आपको बताई थी जब बाबर का जन्म हुआ था, तब कि उसका जन्म कब हुआ था दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट डेट थी, याद कीजिए और बताइए मुझे। मैंने कहा था, हिंट दिया था कि भारत में भी आजकल पश्चिमीकरण से प्रभावित युवा उस दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल बनाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, युवक और युवती। हाँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। 14 फैब 14 फरवरी, तो उस दिन बाबर का जन्म था। और 14 फरवरी 1483 में तो बाबर का जन्म हुआ था। और 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज तिलक हुआ था दोस्तों, राज्याभिषेक हुआ था। तो बात करते हैं ये कहां हुआ? तो राज्याभिषेक हुआ उसका कलानौर में।
कलान और वर्तमान पंजाब में है दोस्तों, गुरदासपुर के पास। क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर लाहौर का सूबेदार था दोस्तों, और अकबर का संरक्षक था बैरम खान। तो जाहिर सी बात है ये राज्याभिषेक किसकी देखरेख में किया गया अकबर का, तो बैरम खान। चलिए, तो अब हम जान चुके हैं कि अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कन्नौर गुरदासपुर के निकट पंजाब में हो गया है, और बैरम खान ने राज्याभिषेक को अंजाम दिया है। लेकिन हमें यह भी पता है कि इस समय हुमायूं के मरते ही जो सूरवंश के शासक थे आदिल शाह सूर, उनका सेनापति हेमू अपने आप को भारत का, हिंदुस्तान का सुल्तान राजा घोषित कर देता है दोस्तों। तो अब अगर अकबर को वापस हिंदुस्तान का तख्त इख्तियार करना है, या यूं कहूं कि वापस काबिज होना है, शासक बनना है दोस्तों, तो उसे हेमू को हराना पड़ेगा। और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1556 में अकबर की आयु क्या रही होगी, क्योंकि हम जानते हैं उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ, और जबकि 1556 में उसके वालिद का इंतकाल हो गया, मिंटू से उसके फादर की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए। तो अब जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध का नाम है दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध। देखिए, पानीपत के युद्ध ने ही मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। हम जानते हैं पहले युद्ध में, जो कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और अब हम दोबारा उसी जमीन पर दोबारा युद्ध देख रहे हैं। तो ये युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ है? 5 नवंबर 5 नवंबर 1556। तो कब लड़ा गया ये? 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया है। किस किस के बीच में लड़ा गया है? तो एक तरफ है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और दूसरी तरफ है हेमू। विक्रमादित्य। तुम बात कर चुके हैं कि हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का अंतिम शासक है, और क्रमशः बात करें तो 14वां शासक है दोस्तों। ठीक है, तो अकबर और इसके बीच में युद्ध हुआ। युद्ध अकबर की तरफ से इसका मुख्य सेनापति कहें, वजीर आजम कहें, या यूं कहें संरक्षक बैरम खान लड़ रहे थे। तो दोनों तरफ से स्थिति बड़ी ही गंभीर बनी हुई थी। और आपको बता दूं मित्रों, शुरुआत में इस युद्ध में हेमू का पलड़ा भारी था। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि हेमू के पास इंडिविजुअल सेना तो थी ही, सुल्तान आदिल शाह सूर की सेना भी थी ही, और हुमायूं के मरने के बाद मुगलों के तोप खाने पर भी इसका अधिकार हो गया था दोस्तों। तो मैं आपको पर्सनैलिटी दिखाता हूं हेमू की, कैसा था वो दिखने में और कैसा युद्ध लड़ा जा रहा है। उससे पहले थोड़ा सा मैं वाटर ब्रेक ले लेता हूं। थैंक यू। चलिए, तो शुरू करते हैं इस युद्ध में क्या हो रहा था। देखिए, हेमू ऊंचे हाथी पर बैठा है दोस्तों, ऊंचे हाथी पर बैठा हुआ, पूरा लोहे का बख्तर यानी कपड़े उसने पहन रखे हैं, जिसे हम आज की भाषा में कवच कह सकते हैं, और लोहे का ही मुकुट है। ठीक है, और मुकुट में ऐसे इस प्रकार से पीछे जंजीरें सी लटकी हुई है, और यहाँ पर केवल आंखें खुली है, और मुंह भी ऐसे रखा हुआ है दोस्तों, यूं इस तरीके से उसका मुकुट है, हेलमेट है। आंखें क्यों खुली है? क्योंकि उस जमाने में गॉगल नहीं आते थे, वरना वो बुलेट प्रूफ गॉगल आते तो पहन लेता। खैर, तो अब हेमू आगे बढ़ता जा रहा है, अकबर के सैनिक पीछे लूटते जा रहे हैं। बैरम खान चिंतित है पर दुखी नहीं। समझ में आ रही है बात? और अपने सैनिकों को आदेश देता है, क्योंकि वो जानता है कि डटे रहना आत्महत्या, इसलिए वो कहता है अपने सैनिकों को कि पीछे हटते जाओ, और जो तीरंदाज है उनको घेरे में लेकर कवर करो। और तीरंदाजों को आदेश दिया कि तुम्हारा निशाना सिर्फ हेमू होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शतरंज का खेल हो या जंग का मैदान, राजा मेरा खेल खत्म। क्योंकि ये बात जानता है बैरम खान कि हेमू की सेना को इस समय हरा पाना असंभव है, इसलिए उसके निशानची जो तीरंदाज पीछे हटते हैं और तीर आते रहते हैं। और हेमू मुस्कुराता हुआ अपनी मूंछों के ताव देता हुआ आगे बढ़ता जाता है। उसे नहीं पता उसकी मौत उसके नजदीक खड़ी है दोस्तों, और अचानक एक तीर अचानक कहीं से आकर हेमू की आंख में लग जाता है दोस्तों,
और आपको पता है कि आंख कितना नाजुक सेंसिटिव स्थान है, हमारे शरीर का अंग है, जरा सा मच्छर तक घुस जाता है तो स्थिति विकट हो जाती है। तो तीर घुस ही गया आंख में। अचानक हेमू हड़बड़ाया, मूर्छित सा हुआ और हाथी से नीचे गिर गया। हेमू के गिरते उसके सैनिक समझते हैं कि हमारे शासक, हमारे महाराज अब नहीं रहे, और भीड़ बन जाती है, सेना भगदड़ मच जाती है और भाग जाते हैं। और युद्ध कौन जीत जाता है? असल में बैरम खान। पर हम जानते उस समय शासक कौन है? अकबर। तो जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा? अकबर के सिर पर बंधेगा दोस्तों। उसके बाद में बैरम खान उसे पकड़ लेता है हेमू को और उसे सजाए मौत दे देता है दोस्तों। तो इस युद्ध में हम कह सकते हैं कि हेमू मारा गया। हालांकि बाद में उसे मृत्यु दंड दिया गया था। खैर, तो इस प्रकार से अकबर की तकदीर खुल चुकी है पानीपत के दूसरे युद्ध से, और इसी दिन से विधिवत रूप से ये हिंदुस्तान का बादशाह कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब अगर हम बात करें 1556 से लेकर 1560 तक, तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1560 तक हम कह सकते हैं बैरम खान के इर्द गिर्द घूमता है। तो 1560 तक बैरम खान सर्वे सर्वा बना रहा। बैरम खान ने अकबर के नाम से छोटी बड़ी अनेक रियासतों को संदेशा भिजवा दिया दोस्तों। क्या संदेशा भिजवा दिया? कि हम पूरे हिंदुस्तान को एक राजनीतिक इकाई में पिरोना चाहते हैं, और इसके लिए खुदा ने जलालुद्दीन मोहम्मद को चुना है, और आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप सब इसके छत्र छाया में आकर शासन चलाएं। तो कई राजा डर कर आ गए, किसी को छल से मिला लिया गया, और जो बड़ी रियासतें थी उनको अभी टाला गया दोस्तों। तो इस प्रकार से 1556 से 1560 में बैरम खान ने कई छोटी बड़ी रियासतों को मुगलिया साम्राज्य के अधीन ला दिया दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसके पीठ पीछे बैरम खान को हटाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू हुआ। राज परिवार का षड्यंत्र बोल सकते हो आप उसको, ए कू ऑफ रॉयल फैमिली। तो राज परिवार का षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र के सूत्रधार कौन कौन थे मैं आपको बता दूं। स्पेशली मुनीम खान और माहम अनगा, जिसे माहम अनगा कह रहे हैं। तो इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत बैरम खान को अकबर का विरोधी बना दिया दोस्तों। और अकबर की नज़रों में इस प्रकार के विचार भर दिए कि बैरम खान एक सिया धर्मावलंबी है, इस वजह से ये मुगलिया सल्तनत में ऊंचे पदों पर सियाओं को ही बैठा रहा है और सुन्नियों को ये दरकिनार करता जा रहा है। तो अकबर एक सुन्नी था और बैरम खान एक सिया था, इसलिए अकबर के मन में बैरम खान के प्रति अविश्वास जागृत हुआ दोस्तों। ठीक है, क्या हो गया? बैरम खान के प्रति अविश्वास जागृत हो गया। दूसरी बात, अकबर और बैरम खान के जो विचार थे उनमें भी काफी मतभेद था दोस्तों, और उन मतभेदों को मुनीम खां और माहम अनगा ने मनभेद में परिवर्तित कर दिया। आप समझते हैं मतभेद किसी के बीच में भी हो सकता है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए, पर यह मनभेद पैदा कर दिया। और अकबर को ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान के बादशाह आप हैं या बैरम खान, तो वो आपको बार बार आदेश देता है और आप उनका पालन करते हैं बादशाह। हमें लगता है कि वास्तविक शासक बैरम खान ही है। तो ऐसी बातों से अकबर का हृदय क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, और उसने बैरम खान को पकड़ने का आदेश दे दिया दोस्तों। बैरम खान ने विद्रोह कर दिया। बैरम खान ने विद्रोह कर दिया। अब तक अकबर की राजधानी आगरा रही थी दोस्तों। अब अचानक अकबर अपनी सेना लेकर जाता है और बैरम खान को बंदी बना लिया जाता है दोस्तों, और बाकी सभी सेनापति और पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि स्वयं उपस्थित होकर अकबर के दरबार में अपनी वफादारी का सबूत प्रस्तुत करें दोस्तों। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग जो थे अब तक किसकी बात मान रहे थे, किसके अधीन आ रहे थे, तो सब बैरम खान की बात मान रहे थे। इसलिए अकबर नहीं चाहता था
कि बैरम खान की वजह से कोई और उसका विरोधी या विद्रोही बन जाए। तो इस प्रकार से देखते ही देखते सब लोगों ने आकर क्या कर दिया भैया, स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने आकर अपने वफादारी का सबूत पेश किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बैरम खान को अकबर ने 3 विकल्प दिए दोस्तों। तो देखें आप, 1560 में अकबर द्वारा बैरम खान को दिए गए विकल्प, तो देखिए क्या हुआ, मैं आपको ले चलता हूं अकबर के दरबार में। चलेंगे आप? चलो चलो। तो अकबर का दरबार लगा हुआ है, बैरम खान के दोनों हाथ इस तरीके से पीछे बांधकर लेकर आया गया है। बैरम खान बड़ा गुस्सा है और अकबर के दरबार में एक अपराधी की तरह खड़ा है। उसको क्रोध आता है, यूं देखता है अकबर, अपने सैनिकों को आदेश देता है कि भाई बंधे हुआ तो रहने दो, पर इसको छोड़ दो और तुम पीछे जाओ। उसके बाद अकबर उसके हाथ खुलवा देता है और पूछता है, खान बाबा क्या आपको पता है कि आपने क्या गुनाह किया है? तो कहते हैं कि बैरम खान मुस्कुराता है और कहता है, बादशाह गुनाह तो हमसे हुआ है, ऐसा गुनाह हुआ है कि कयामत के दिन खुदा भी हमें मुआफ नहीं करेगा। तो बोले क्या हो गया ऐसा? तो उसने बड़ा सेंटिमेंटल सा आंसर दिया है। देखो क्या कहा उसने, बोले हुजूर पहली गुस्ताखी हमसे तब हुई जब हमारे दोस्त हुमायूं का छोटा सा बेटा जलाल उसके चचा द्वारा कांधार के किले पर लटका दिया गया था। हम जान की बाजी लगाकर उस बच्चे को बचा कर लाए, ये हमारी पहली गुस्ताखी थी। उसके बाद हमारी दूसरी गुस्ताखी कि हमने उसके मरहूम पिता के कहने पर, यानी कि उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसे हिंदुस्तान का शासक बनाने के लिए उसका राज्याभिषेक किया, ये हमारी दूसरी गुस्ताखी थी। उसके बाद पानीपत के दूसरे युद्ध में हमने हमारे दोस्त के बेटे के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, हेमू को मौत के घाट उतारा और उसे हिंदुस्तान का बादशाह बनाने में हमने अपना खून पसीना बहाया, ये हमारी अगली गुस्ताखी थी। तो हुजूर ऐसी गुस्ताखियां गिनाऊं तो शायद हमने ऐसी बहुत सारी गुनाह अजीम किए हैं। इस प्रकार की जब उसने बातें की तो अकबर भी थोड़ा सा इमोशनल हुआ, क्योंकि ये सारी बातें अकबर के ही लिए की गई थी दोस्तों। ये सब के सब उसने किसके लिए किया था? अकबर के। हाँ, मैं कहता हूं आपको कि नो डाउट बैरम खान बेरहम खान था, उसके मन में रहम नहीं था। वो अपने दुश्मनों को माफी मांगने पर भी उन्हें मार देता था, क्योंकि कहता था कि जलाल ये सर झुकाकर इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये मजबूर है, जिस दिन ये मजबूत होंगे ये हमारे सर काट देंगे, इसलिए इनका जिंदा रहना हमारे लिए घातक हो सकता है। तो इस प्रकार का था वो। लेकिन अकबर के लिए और मुगलों के लिए वो कट्टर वफादार था दोस्तों, कट्टर वफादार। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होता तो हुमायूं के मरने के बाद इस बालक को, जलालुद्दीन को मारकर वो हिंदुस्तान के तख्त पर आसीन हो सकता था दोस्तों, पर उसने ऐसा नहीं किया है। लेकिन आप देख रहे हैं उसके साथ क्या हुआ। अब अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो मुझे नहीं पता, पर एक दिन एक ट्रक के पीछे एक लाइन लिखी हुई थी, याद आ रही है इसलिए बताता हूं। उसमें लिखा हुआ था, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। खैर ऐसा नहीं है बेटा, नेकी करो तो करते जाओ, एक दिन कर भला तो हो भला, हमारा भला भी अपने आप हो जाएगा। खैर, तो अब हम बात करते हैं आगे की। तो क्या क्या विकल्प दिए उसे? अब अकबर ने 3 विकल्प दिए उसे कि अगर खान बाबा आप चाहें तो कालपी या चंदेरी का सूबेदार बना सकता हूं मैं आपको। तो पहला विकल्प था कालपी और चंदेरी की सूबेदारी। ये दी जा सकती है, ठीक है। अब आप बताइए, जो प्रधानमंत्री रहा हुआ है क्या अब वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होगा? अर्थात वो पूरे भारत को चला रहा था, अब छोटी सी जगह पर क्या वो यहां का सूबेदार बनकर बैठ पाएगा? मुश्किल है। दूसरा ऑप्शन दिया, गुप्त मामलों में बादशाह का सलाहकार बन जाओ।
गुप्त मामलों में बादशाह का सलाहकार। मतलब कुल मिलाकर अकबर उसे सीधे तौर पर राजनीति से अलग कर रहा है, केंद्र की राजनीति से अलग कर रहा है कि बस ठीक है, साइड में एक पोस्ट दे दी जाए और आपके एहसानों के बदले आपको ये पद मिलता रहे और आप जीती रहे, बस मस्त रहो। और तीसरा ऑप्शन था कि अगर आप ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं तो आप मक्का और मदीना के तीर्थ पर यानी हज यात्रा पर चले जाएं। तो आप सोच सकते हैं कि उसने अपने सम्मान को बचाने के लिए क्या चुना होगा। तो बैरम खान ने चुना, कहा कि अगर खुदा की यही मर्जी है तो यही सही। बैरम खान ने तीसरा ऑप्शन चुना दोस्तों, और उसने कहा ठीक है बादशाह, हम हज पर जा रहे हैं, यानी मक्का और मदीना की यात्रा पर जा रहे हैं दोस्तों। तो हज पर जाने की तैयारी कर ली है और वो पहुंचता है कहां पर, देखो ये घटना 1560 की बता रहा हूं मैं, और अगर डेट भी चाहे आप तो डेट भी दे देता हूं मैं, 31 जनवरी। क्या कौन सी तारीख है? 31 जनवरी 1561। ठीक है, 1560 में तो ये विद्रोह हुआ, उसे पकड़ लिया गया, और 1561 में जनवरी में शुरुआत में ही वो हज पर चले गए। तो 31 जनवरी 1561 को पाटन नामक स्थान पर, पाटन वर्तमान अहमदाबाद के पास में है, गुजरात में, पाटन में मुबारक खां नामक अफगानी युवक ने छुरा घोंप कर बैरम खान की हत्या कर दी दोस्तों। तो देखा आपने, हज पर जाने को तैयार हो गया है बैरम खान, पर 31 जनवरी 1561 को वर्तमान गुजरात में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक एक अफगानी युवक ने छुरा घोंप कर बैरम खान की हत्या कर दी। ऐसा माना जाता है कि मुबारक खान के पिता की हत्या मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 में बैरम खान ने की थी। तो जब उसे मौका मिल गया इस अफगानी युवक को, मुबारक खान को, कि इस समय निहत्ता है कौन, बैरम खान, और हज पर जा रहा है, तो इसे हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत कर दिया दोस्तों। और इस प्रकार से इसने अपने पिता की हत्या की बदला लिया, और बैरम खान का इतिहास के पन्नों पर सिमट कर रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो बैरम खान की विधवा पत्नी थी दोस्तों। हालांकि उस समय में कई पत्नियां होती थी, पर जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात कर रहे हैं अपन। तो बैरम खान की पत्नी थी, नाम था उसका सलीमा बेगम। क्या नाम था? सलीमा बेगम। और बैरम खान का पुत्र भी था, जिसको बचपन में कहते थे लोग, क्या कहते थे? रहीम। ठीक है, तो अकबर ने इस सलीमा बेगम से दोस्तों, इस विधवा को सम्मान देने के लिए, ताकि इसके साथ किसी प्रकार से कोई गलत हरकत ना हो पाए, कोई इसे उसके विरुद्ध उंगली नहीं उठा सके, इस विधवा को लोग कमजोर और अकेला समझकर इसका साथ कुछ भी गलत ना कर पाए, इसलिए बैरम खान की मृत्यु के बाद इस सलीमा बेगम से निकाह कर लिया आपके हिंदुस्तान के बादशाह, जिसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, और जाहिर सी बात है, तो ऐसी स्थिति में रहीम भी अकबर को अबू कह के ही संबोधित करता हुआ होगा, और यही रहीम आगे चल अकबर के 9 रत्नों में स्थान बना पाता है। और इसका पूरा नाम है दोस्तों अब्दुल रहीम खान ए खाना।
असल में इसका नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना, इसको अकबर द्वारा दी गई एक उपाधि थी। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना, संभवतः आप इस नाम से परिचित ना हो, पर अब जो मैं नाम बताने जा रहा हूँ उससे अवश्य ही परिचित होंगे। ये हिंदी के महान कवि रहीम दास जी हैं दोस्तों। ये वही रहीम दास जी हैं, कौन से? रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। समझ में आ रही है बात? या रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये वही हिंदी के महान कवि रहीम दास जी हैं दोस्तों, जो कि बैरम खान के पुत्र हैं और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। पूरा नाम था इनका अब्दुल रहीम खान ए खाना दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं। अब अब बैरम खान के जाने के बाद अकबर के सेना में, या यूं कहे प्रशासन में, किसने सबसे बड़ा पावर हासिल कर लिया दोस्तों? तो वो थी महामनगा। तो महामनगा या अंगा बोले अपन, ये बन गई वजीर या वजीर आजम। तो मुगल काल में एकमात्र महिला जो वजीर बनी वो कौन थी दोस्तों? वो महामनगा या महामअंगा थी। और इसी कारण दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं आपको, 1560 से 1562 ईस्वी के अकबर के शासनकाल को पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता है, या पूरा कहें तो पर्दा शासन, पेटीकोट सरकार। तो प्रश्न आता है, पेटीकोट शासन या पेटीकोट सरकार किस मुगल बादशाह का काल है? तो अकबर का काल है दोस्तों, पेटीकोट शासन या पेटीकोट सरकार। ठीक है, तो किस मुगल बादशाह का काल है? अकबर का काल है। और इस समय प्रशासन पर महामनगा, महामनगा की पुत्री जीजी अनगा का विशेष रूप से प्रभाव रहा, और कमोबेश प्रभाव स्वयं अकबर की माता हामिदा बानो का भी रहा। तो इन 3 महिलाओं, और इन 3 में भी सबसे इंपॉर्टेंट महामनगा के इर्द गिर्द पूरा शासन घूमने लगा, इसीलिए इस समय को पेटीकोट शासन या पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 1560 से 1562 ईस्वी का काल था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अकबर स्वतंत्र हो चुका है और किस प्रकार से अब शासन को आगे बढ़ाता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि 1562 में अकबर ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाने आता है दोस्तों। क्या करता है? ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाने आता है। तो 1562 में अकबर एक तरीके से स्वतंत्र शासक बनता है। उसके बाद में ये दरगाह पर चादर चढ़ाने आता है। कब आता है? 1562 में। तो जब अकबर अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए आता है, तो इससे सांगानेर में आमेर के राजा भारमल भेंट करते हैं। भेंट करते हैं यानी मुलाकात करते हैं और अधीनता स्वीकार करते हैं दोस्तों। और क्या कर लेता है? भारमल यहां पर अधीनता भी स्वीकार कर लेता है। तो आमेर के राजा भारमल अधीनता स्वीकार कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और अपनी पुत्री का विवाह भी करते हैं। तो 1560 में ही सांभर में
अकबर का विवाह आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई से होता है। किससे होता है? आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई से शादी हो जाती है दोस्तों। ये पहली राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह किसी मुगल बादशाह से हुआ। ये और राजा भारमल राजपुताने के ऐसे पहले राजपूत राजा थे जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध कायम किया। ठीक है, तो इस प्रकार से अकबर के जीवन में काफी नई चीज थी, नया परिवर्तन था कि किसी राजपूत राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन जिक्र हरकाबाई के बारे में कर लेते हैं, बाकी विस्तार से जब राजस्थान पढ़ेंगे तो बात करेंगे। हरकाबाई, सबसे पहले बात करते हैं हरकाबाई के पिता का क्या नाम था। तो आमेर के राजा थे ये, नाम था इनका भारमल। क्या नाम था? भारमल। उसके बाद में हरकाबाई को कौन सी उपाधि मिली, बात करते हैं। इतिहास में इनको मरियम उज़्ज़मानी कहते हैं। ये मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि हरकाबाई को शेख सलीम चिश्ती ने प्रदान की थी दोस्तों। तो हरकाबाई को शेख सलीम चिश्ती द्वारा मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि दी गई थी दोस्तों। और इन्हीं हरकाबाई के गर्भ से अकबर के पुत्र का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर मुगलिया सल्तनत का वारिस बना, जिसे प्यार से कहा जाता था अकबर द्वारा शेखू बाबा। इसी शेखू बाबा का नाम था सलीम, और इसी सलीम को इतिहास कहता है जहांगीर। ठीक है, तो इसका जन्म हुआ, और कब हुआ इसका जन्म हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इस पुत्र का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1569 में। तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अकबर का विवाह होते ही उसके संबंध हरकाबाई के साथ नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि विवाह हुआ 1562 में, जबकि बेटा हुआ 1569 में, यानी पति पत्नी के रूप में इनके संबंध काफी देर से शुरू हुए थे दोस्तों। ठीक है, कई इतिहासकार इन्हीं हरकाबाई को जोधाबाई के नाम से भी जान लेते हैं और इसका नाम जोधाबाई भी बता देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, हमें पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम यानी एग्जाम के पर्पज से, प्रोस्पेक्टिव से हरकाबाई ही नाम याद रखना है, जोधाबाई याद नहीं रखना है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये हरकाबाई के बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली है दोस्तों। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब ये शादी हुई तो कुछ शर्तें भी रखी गई थी, काफी सारा मनोरंजन दृश्य देखने को मिला था। ये हम राजपुताने का जब इतिहास पढ़ेंगे तो बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अकबर ने कौन कौन सी ऐसी घटनाएं जो अकबर के काल में हुई, या यूं कह सकते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रथाएं उसने शुरू किया, खत्म की। तो हम बात करते हैं अकबर के समय की प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं दोस्तों। युद्ध और विजय हम बाद में देखेंगे, पहले हम वो सारी चीजें देख रहे हैं जो उसके अतिरिक्त है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक करके बात कर लें। तो सबसे पहले चलते हैं 1562 में। तो 1562 की पहली बात तो शादी ब्याह हो ही गई है। ठीक है, दूसरी बात अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने आई गए हैं। तीसरी बात है दास प्रथा को समाप्त किया। तो दास प्रथा समाप्त कर दी अकबर ने।
देखिए फ्रेंड्स, पर दास प्रथा समाप्त करने का मतलब ये कतई मत समझ लेना आप कि दास बिल्कुल रूप से नहीं रखेगा कोई भी नहीं। जो पहले से दास है वो तो बने ही रहेंगे, लेकिन नए दास नहीं बनाए जाएंगे। साथ ही साथ पहले जो युद्ध बंदी हो जाते थे, जिनको युद्ध में बंदी बना लिया जाता था दोस्तों, उन युद्ध बंदियों को भी दास बना लिया जाता था। लेकिन अकबर ने अब साफ ये क्लियर कर दिया कि युद्ध बंदियों को दास का दर्जा नहीं दिया जाएगा। क्लियर है बात? तो दास प्रथा पर रोक लगाई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अकबर ने जो ये सुधार कार्य किए, हम अकबर के सुधार कार्य भी कहते हैं इनको, कि अकबर ने जो सुधार कार्य किए, इनके पीछे हरका बाई का बहुत बड़ा हाथ था दोस्तों। क्या हाथ था देखते हैं अपन, एक मिनट। देखिए हरका बाई का क्या हाथ था। ऐसा कहते हैं कि अकबर अपने को मिलने वाले सम्मान से काफी अहंकारी था शुरुआत में। तो हरका बाई ने कहा, बोलो हुजूर गुस्ताखी मुआफ हो, पर आप समझते हैं कि जनता आपसे प्रेम करती है, मोहब्बत करती है, तो ये आपकी क्या है, गलत फहमी है। ठीक है, क्या है ये आपकी गलत फहमी है। अकबर ने कहा ऐसा नहीं है, हमारी आवाम हमसे बहुत मोहब्बत करती है। तो हरका बाई ने डायलॉग मार दिया होगा, क्या मार दिया होगा, बोले दिल को खुश रखने का ख्याल अच्छा है। क्या? दिल को खुश रखने का ख्याल अच्छा है, पर ख्याल ख्याल ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। खैर, तो कुल मिलाकर अकबर को यह साबित करना था कि प्रजा उससे प्रेम करती है या डरती है। इसके लिए कहते हैं कि अकबर एक बार सामान्य वेश धारण करके जनता के बीच में चले गए, और जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा, जब अब चल ही रहे तो बीरबल और टोडरमल भी वेश बदलकर उनके साथ थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ का बाजार व्यवस्था भी देख लें, सब कुछ खरीद फरोख्त जो है उचित मूल्य पर हो रही है नहीं हो रही है। तो एक दुकानदार से अकबर उलझ जाता है, क्योंकि वो दुकानदार उससे ज्यादा पैसे ले रहा होता है। अकबर को क्रोध भी आ जाता है, और वो गुस्से में जब दुकानदार उसे बेइज्जत करके निकालने लगता है, तो अकबर क्रोध में आकर कहता है, खामोश गुस्ताख, तुम्हें इल्म है तुम किससे मुखातिब हो। तो इस प्रकार की जब वो बात करता है और कहता है कि हम जलालुद्दीन मोहम्मद, जितने में कहते हैं कि बीरबल ने उनका हाथ पकड़ लिया, इशारा किया कि हुजूर शांत हो जाइए। तो अकबर ने कहा कि हम जलालुद्दीन मोहम्मद को जानते हैं और उनसे आपकी शिकायत करेंगे। वो काफी न्याय पसंद नेक दिल इंसान है। अकबर खुद के मुंह से अपनी तारीफ करता है। उसी समय कुछ व्यापारी होते हैं, वो कहते हैं, ओ भैया परदेसी बाबू नए आए हो क्या तुम जानते हो हमारे बादशाह कौन है, कैसे हैं? बोला हाँ आप जरूर, हमने सुना है उनके बारे में। बोले क्या सुना है? बोले बहुत अच्छे। बोले तुझे क्या पता है? बोले दूर के ढोल दूर ही अच्छे लगते हैं भाई, अगर इतना ही अच्छा है तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त क्यों नहीं कर देता है? अकबर वॉज कंफ्यूज्ड, क्योंकि अकबर क्या था, अंगूठा टेक, अनपढ़ था। ध्यान रखना, अकबर अनपढ़ था, निरक्षर था, पर अशिक्षित नहीं था दोस्तों। क्या कह रहा हूं मैं कि अकबर अनपढ़ था, ठीक है, निरक्षर था, पर अशिक्षित नहीं था। अकबर का अगर गुरु की बात कर लें तो बैरम खान ने अकबर का गुरु भी बनाया था दोस्तों, और उसका नाम था अब्दुल लतीफ। अकबर के गुरु थे अब्दुल लतीफ, जो बैरम खान ने उसके लिए बनवाए थे दोस्तों, ठीक है। तो अब्दुल लतीफ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो सकता है अकबर ने सारा जो ज्ञान हासिल किया वो बाद में, क्योंकि एज तक तो उसकी एजुकेशन प्रॉपर हो नहीं पाई, क्योंकि पापा एक जगह नहीं रहे हुमायूं भटकते रहे इधर उधर। उसके बाद में अब होमवर्क कौन चेक करे बादशाह का, किसकी शामत आई है भाई? तो सुन सुनकर इन्होंने ज्ञान हासिल किया। इसलिए मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अकबर अनपढ़ था लेकिन अशिक्षित नहीं था। खैर, तो अब उसने बीरबल और टोडरमल से पूछा कि ये तीर्थ यात्रा मैसूर क्या है, ये तीर्थ यात्रा कर क्या है? तो उसने कहा कि हुजूर, जिस प्रकार से इस्लाम में लोग हज पर या कहीं भी दरगाह शरीफ पर जाते हैं, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ या तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। तो बोले इसमें हर्ज क्या है? बोले हुजूर, हर्ज ये है कि इसके लिए टैक्स देना पड़ता है, यानी तीर्थ यात्रियों को भी कर देना पड़ता है। यानी आप गंगा के किनारे जा तो सकते हो, पर स्नान तभी कर पाओगे जब आपके जेब में पैसा। तो अकबर ने ये तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया दोस्तों।
तो 1563 में अकबर ने दूसरा प्रमुख कार्य किया और वो ये था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। अब जब अकबर ने तीर्थ यात्रा मैसूर या यूं कहें तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया दोस्तों, तो उसी साल पब्लिक ने अकबर को उपाधि दी अकबर। तो अकबर को अकबर की उपाधि हिंदू प्रजा ने दी थी दोस्तों। कब दी थी? 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने पर दी थी। और अकबर के सामने इस उपाधि का पहली बार प्रयोग राजा टोडरमल व बीरबल ने किया था। ठीक है, तो अकबर का मतलब होता है महान व्यक्ति, या यूं कहें तो फरिश्ता या ईश्वर तुल्य। ठीक है, उसके बाद 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया दोस्तों। जजिया कर क्या था हम पहले पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम के समय भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने जारी किया था दोस्तों। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक गैर धार्मिक कर था। ठीक है, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक गैर धार्मिक कर था जजिया कर, जो कि गैर मुसलमानों के द्वारा भुगतान इसका किया जाता था। तो ये समाप्त कर दिया। बाद में 1679 में औरंगजेब इसे दोबारा लागू कर देगा और पूर्ण रूप से इसे मोहम्मद शाह रंगीला के काल में हटा दिया जाएगा दोस्तों। तो 1564 में तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या घटनाएं घटित हुई देखिए, हम युद्धों की बात नहीं कर रहे, अभी घटनाओं की बात कर रहे हैं। 1569 में अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ दोस्तों। आप सोचो कि ये क्या प्रमुख घटना है, देखो अभी पता लगेगा। एक्चुअली क्या है, अकबर के कोई उत्तराधिकारी का जन्म अभी तक नहीं हुआ था। उसकी एक बेगम रुकैया बेगम गर्भवती हो गई थी, लेकिन गर्भपात हो गया था। तो इसलिए शेख सलीम चिश्ती की कृपा से उसके सकुशल ये बेटा पैदा हुआ। और इसका जन्म कहाँ पर हो गया दोस्तों? इसका जन्म हुआ फतेहपुर सीकरी में हुआ। इस बात से अकबर काफी खुश है और घोषणा करते हैं कि हम अपनी अगली राजधानी किसको बनाएंगे? फतेहपुर सीकरी को बनाएंगे। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य शुरू हो गया। तो फतेहपुर सीकरी एक्चुअल में किसने बसाया? अकबर ने बसाया। तो अकबर ने 1571 में अपनी राजधानी किसको बना लिया? फतेहपुर सीकरी को। तो 1571 में क्या हो गया? फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर दी। अभी निर्माण कार्य में हम बात करेंगे कि फतेहपुर सीकरी को इसी ने बसाया। और वहां जितने भी महल है, चाहे वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह हो, चाहे वो बुलंद दरवाजा हो, चाहे वहां की जामा मस्जिद हो, मरियम महल हो, जोधा बहे का महल हो, हाँ जहांगीरी महल हो, अकबर महल हो या किला हो, सबका सब कौन बनाता है? अकबर बनाता है। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में कहाँ? आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। साथ ही साथ अकबर ने भले कुछ समय के लिए ही सही फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है, तो 1571 की ये प्रमुख घटना है। उसके बाद बात करें 1574 में अकबर ने ये वो प्रथा है जो अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी, पर बाद के शासकों ने नहीं निभाई थी, लेकिन इसने अकबर ने फिर चालू की और क्या कर दी? घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की। ये प्रथा भारत में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ठीक है, भ्रष्टाचार आदि से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी में हमने विस्तार से बात कर ली थी। भ्रष्टाचार आदि से बचने के लिए शाही सेना को शाही मोहर से गर्म करके दाग दिया जाता था। इसे ही घोड़ों को दागने की प्रथा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा इसी वर्ष या यूं कहा जाता है 1574-75 में अकबर ने
गुप्तचर विभाग की स्थापना की। जैसे आजकल अपन इंटेलिजेंस ब्यूरो कह सकते हैं या रो कह सकते हैं, तो ये गुप्तचर ही तो है। तो गुप्तचर विभाग की स्थापना की। हम जानते हैं गुप्तचर विभाग पहले भी दीवाने बरीद के नाम से कार्य कर रहा था, पर दोबारा मुगल काल में विधिवत रूप से इसको क्या कर सकते हैं हम, रीऑर्गेनाइज या रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसको घोषणा कर दी, इसकी स्थापना कर दी। उसके बाद 1575 में अकबर ने एक नई चीज शुरू की है दोस्तों, जिसको हम अलग से बाद में पढ़ेंगे। 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। खैर, मनसबदारी व्यवस्था अलग से अपन विस्तार से पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। 1575 में फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की। तो बात कर लेते हैं इबादत खाना क्या है दोस्तों। देखिए, एक प्रकार से ये धार्मिक संगोष्ठी का स्थल था, जिसे अपन धार्मिक सभा स्थल कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं सत्संग भवन। ठीक है, क्या कह सकते हैं, सत्संग भवन कह सकते हैं। ये कहाँ बनाया इबादत खाना दोस्तों, तो ये फतेहपुर सीकरी में बनाया था। तो इस इबादत खाने की स्थापना अगर क्यों की ऐसा पूछ लें तो धार्मिक संगोष्ठी यानी विचार विमर्श के लिए। यानी यूं कह सकते हैं कि धर्म सभा थी, धर्म संसद थी, लेकिन प्रारंभ में इबादत खाना केवल और केवल इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए ही खोला गया था। जब इबादत खाना बनाया गया तो केवल इस्लाम धर्म के अनुयायी यहां आकर डिस्कस कर सकते थे। उसके अलावा अब हम बात करें कि इसी इबादत खाने को 1578 में सभी के लिए खोल दिया गया दोस्तों। क्या सभी के लिए खोल दिया गया था? 1578 ईस्वी में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। अर्थात इसका मतलब ये था कि किसी भी धर्म के अनुयायी यहाँ इबादत खाने में उपस्थित होकर अपने धर्म से संबंधित विचार प्रस्तुत कर सकते थे। और आपको बता दूं, इसी इबादत खाने में 1585 में दादू दयाल जी भी उपस्थित हुए थे और उन्होंने अकबर को अपने विचारों से प्रभावित किया था। तो 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया भाई। ठीक है, अब आपको पता है जब ये सभी धर्मों के लिए खोला गया तो जो कट्टरपंथी थे वो इससे नाराज हो गए दोस्तों। उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है। अकबर को ये कहा कि खुदा के कहर से डरो, इन काफिरों को हमारे बराबर बैठा रहो। कुछ कट्टरपंथियों ने ऐसा कहा तो अकबर ने डायलॉग मार दिया भैया। क्या डायलॉग मार दिया कि धार्मिक मामलों में भी, यानी राजनीतिक मामलों के साथ साथ धार्मिक मामलों में भी किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसका अंतिम फैसला करने का अधिकार बादशाह के पास है। और इसी अधिकार को क्या कहा जाता है? मजहर कहा जाता है। तो अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा कर दी। क्या कर दी? मजहर की घोषणा कर दी। मजहर क्या है तो मैं ये बता देता हूं। धार्मिक मामलों का या धार्मिक मामलों में निर्णय लेने का, धार्मिक मामलों में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार बादशाह ने स्वयं के पास या स्वयं
अपने हाथ में ले लिया। इससे कई उलेमा और काजी वर्ग नाराज हुआ, पर अकबर ने कठोरता से इसे लागू कर दिया कि जिसे मानना है माने, नहीं मानना है वो हिंदुस्तान से बाहर जा सकता है। तो इस प्रकार की घटनाएं आपको अकबर के काल में देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो 1577 में अकबर ने सिखों के गुरु रामदास को, दोस्तों किसको, सिख गुरु रामदास को ,500 बीघा, कितनी, 500 बीघा जमीन डोनेट की, दान में दी, सब्सिडी में दी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जमीन प्रदान की, जहां पर हरमंदिर साहब का निर्माण हुआ। हरमंदिर साहब से तात्पर्य है स्वर्ण मंदिर। एक्चुअली उस समय से हरमंदिर साहब ही कहा गया था। महाराजा पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का वर्क चढ़ा दिया एक तरीके से, या सोने का झोल या सोना चारों तरफ चढ़वा दिया, उसके बाद में उसे हम लोग स्वर्ण मंदिर कहते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य बातें इसने की। और क्या किया अकबर ने, बात कर लेते हैं। 1580 में संपूर्ण मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। तो प्रश्न आ जाता है अकबर के समय मुगल साम्राज्य कितने सूबों में बटा हुआ था, तो 12 सूबे थे। ठीक है, कितने सूबों में बांट दिया, तो 12 सूबों में बांट दिया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा 1582 में अकबर ने एक नया धर्म चलाया, दीन या तौहीद ए इलाही। तो इसे दीन ए इलाही भी कहते हैं, तौहीद ए इलाही भी कहते हैं। तो दीन ये ए इलाही या तौहीद ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। हालांकि इसे इसने राजधर्म कभी नहीं बनाया, और ना ही इसने कहा कि इस धर्म को मानना बहुत ही आवश्यक है या अति आवश्यक है। दोस्तों ये धर्म विद्वानों के अनुसार दीन इलाही या तौहीद इलाही जो धर्म था, ये टोटल कुल, कुछ विद्वान कहते हैं कि टोटल ही 18 लोगों ने, तो कुछ कहते हैं 52 लोगों ने ग्रहण किया। यानी इसे इसने राजधर्म नहीं बनाया, ठीक है। और एकमात्र हिंदू जिसने धर्म ग्रहण किया, एकमात्र हिंदू वो था बीरबल। बीरबल का पूरा नाम महेश दास था दोस्तों। तो एकमात्र हिंदू जिसने ये दीन इलाही धर्म ग्रहण किया, तो उसका नाम था बीरबल। बाकी शेष जितने ने भी इसने धर्म ग्रहण किया, वो सब के सब कौन थे, वो सारे के सारे मुस्लिम थे दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, और इसने इलाही संवत चला दी दोस्तों। कब चला दी, 1583 में इलाही संवत प्रारंभ की, ठीक है। तो इलाही संवत प्रारंभ की।
इसके अलावा 1583 में भी कुछ निश्चित दिनों में पशुवध पर रोक लगाई थी दोस्तों। तो ये कुछ कार्य थे जो अकबर के समय आपको देखने को मिलते हैं। अब भी अकबर के प्रमुख विजय अभियान बाकी है दोस्तों, मनसबदारी प्रथा बाकी है दोस्तों, सुलह कुल की नीति बाकी, अकबर के समय हुए विद्रोह बाकी हैं। तो ये सब हम देखेंगे, कब देखेंगे? नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।